नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। आज 2 अक्टूबर है और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, यहाँ न्यूयॉर्क में ठंड शुरू हो गई है। आज सुबह का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था। स्वागत है आप सभी का वीकली टेक साप्ताहिकी के 59th एपिसोड में। सोशल मीडिया भारत ही नहीं, दुनिया भर के समाचारों के प्राथमिक सोर्स में से एक है। फिर भी उपयोगकर्ताओं को क्वेश्चनेबल एक्यूरेसी की सामग्री से अवगत कराया जाता है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, पार्टीशनशिप, सूडो साइंस और यहां तक कि गढ़ी गई नकली समाचार, फेक न्यूज रिपोर्ट सभी शामिल हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनमें प्रमुख है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ये मायने नहीं है कि आप जो चाहें कह डालो, और वो भी तथ्य की पूरी जानकारी के बगैर। उसके अलावा हर समाचार की सच्चाई से हम वाकिफ नहीं हो पाते, क्योंकि समाचार सुनाने वाले का भी एक बायस होता है। आप जैसा समाचार सुनना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, उसी मुताबिक टीवी चैनल या यूट्यूब पर खुलासे देख या सुन सकते हैं। और इन सब से हमारा रोल भी होता है कि हम भी बिना तथ्य की जिम्मेदारी से एग्जामिन किए बगैर समाचार को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और जिसका हम पे भरोसा है वो आगे सच मानकर बढ़ा देता है और ये लिंक चलता जाता है। मेरी कोशिश होती है कि आप तक अंदर की खबरों को बिना बायस के और पूरा एग्जामिन करके ही आपसी बातचीत के द्वारा आप तक पहुंचाऊं। आज के साप्ताहिकी में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की नाजुक स्थिति की और पंजाब में हुए घटनाक्रम पर क्या चर्चाएं हो रही हैं सामाजिक सोशल वेबसाइट्स पर। क्या हम जो समाचारों में देख रहे हैं वो सच है? राजनीति की एक सच्चाई पहले बता दूं, यहां जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। फिर आप क्या देखते हैं? आज 2 अक्टूबर है और ये भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का 152वां जन्मदिन है। उन्होंने हमारे देश को ब्रिटेन के कॉलोनियल रूल से मुक्त कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बापू का जन्मदिन दुनिया भर के भारतीयों के लिए उनकी शिक्षाओं, विशेष रूप से अहिंसा और सेल्फलेस सर्विस के मूल्यों को रिफ्लेक्ट करने का एक अवसर है। एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस एज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। बापू and his teachings are still relevant and cherished. Ours is a land which was blessed with a man who made a name for himself in the whole world by practicing simplicity in real life. And that is why the great scientist of our times, Albert Einstein, had said, generations to come will scarce believe that such a man as this one, ever in flesh and blood, walked upon this earth. Let us always remember his invaluable teachings and take his legacy forward as the future of this country. And we should try and imbibe his sayings and teachings in our lives. In a note dated January 27, 1948, 3 days before his assassination, Gandhi wrote that the Congress has outlived its use in its present form, should be disbanded and flower into a Lok Sevak Sangh. This appeared as an article in Harijan on February 2, 1948, titled His Last Will and Testament, a phrase added by his associates. Some scholars of Gandhi seem to have uncritically accepted the term last will and testament. और यहीं से शुरू होता है भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विवाद, the theory of Congress मुक्त भारत and Rahul and Priyanka working hard to fulfill the last wishes of Bapu as enunciated and narrated by the BJP. Another thing which Gandhi ji had said, which seldom comes to light, and I quote, if it, meaning thereby Congress, engages in the ungainly skirmish for power, it will find one fine morning that it is no more. क्या ये यूपीए 2 के बाद के नज़ारे पर अक्षरशः सत्य नहीं होता है? और क्या गांधी जी की ये बात सच नहीं साबित हो रही है? चलिए परखते हैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व को चाणक्य रचित अर्थशास्त्र के मापदंड से। अर्थशास्त्र, द ट्रीटीज ऑन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय चाणक्य in the 4th century BC. It consists of 15 chapters
380 shlokas, and 4,968 sutras. In all probability, this treatise is the first ever book written on practice of management. It is basically on the art of governance in an instructional tone. Arthashastra is about how to reign, how not to misuse power. The basic tenets of his writings are: number 1, effective communication; number 2, decision making; number 3, accountability; and number 4, secrecy. अब आप खुद ही देखें कांग्रेस पार्टी के वर्तमान नेतृत्व राहुल एवं प्रियंका को इन्हीं पॉइंट्स पर। किस्सा शुरू हुआ असम से, जहां उस समय के कांग्रेस पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जब ही इन्फॉर्म्ड Congress Vice President Rahul Gandhi in front of central observers that 52 legislators out of 79 had categorically sought the ouster of Chief Minister Tarun Gogoi, he, Rahul Gandhi, answered me so arrogantly that it is his prerogative to change the Chief Minister. और जब वो बाद में उनसे मिलने गए तो वो अपने कुत्ते के साथ खेलने में व्यस्त थे। नतीजा, हेमंत बिस्व शर्मा left the Congress party and is now the Chief Minister of Assam with BJP in power. And with his astute leadership, Congress party has been wiped out from the whole of Northeast. Only recently, Susmita Dev, also from Assam, and an erstwhile member of parliament and the Mahila Congress president, and supposedly close to both Rahul and Priyanka, left the party to join the TMC. Susmita's exit came as a huge shock to many within the Congress party. Until a few days ago, Susmita was seen clicking pictures with Rahul Gandhi at the Save the Constitution Halla Bol rally near Parliament. 4-time Assam MLA Roop Jyoti Kurmi resigned from the Congress in June. He said he decided to quit the party because of unfair decisions taken by the party leadership. He also hit out at Rahul Gandhi, saying the party leader is unable to shoulder the leadership and does not bother in communicating with regional leaders. The younger and a large section of Congress leaders are wondering where their future lies under the so-called dynamic leadership of Rahul and Priyanka. The lack of clear leadership and repeated failures in elections is leaving a bleak future for many Congress leaders. The exodus has not stopped. Jitin Prasad and Abhijit Mukherjee, son of President late Shri Pranab Mukherjee, are among recent people who have left the Congress party. What happened in Punjab can also be linked to lack of effective communication. The Chief Minister, who is the head of the legislature party, did not know that a meeting of the legislatures had been called. He called it foul and a humiliation and resigned the same day. A new Chief Minister was thereafter installed and was christened as the first Dalit Chief Minister of Punjab. हाँ, ये एक अच्छा और सराहनीय कदम था, लेकिन आज़ादी को 70 साल बाद भी क्या हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे? क्या इसमें उस पार्टी का दोष नहीं है जिसने इस 70 में 50 साल तक भारत पर राज किया? क्या हम आज भी माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड करते रहेंगे या विकास की ओर भी देखेंगे? दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और अगर हम यही करते रहे तो विकास और मानवता के दौर में पीछे रह जाएंगे। खैर, वापस आते हैं पंजाब के उठापटक पर। नए मुख्यमंत्री के बनते ही 72 दिन पहले बने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। कहा, मैं उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। फिर मनोबल शुरू हुआ और वही शख्स जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात कर रहा था वापस बात मानने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मेरे सूचनाओं के मुताबिक फेस सेविंग डिवाइस खोजा जा रहा है और परिणाम कल परसों तक साझा कर दिया जाएगा। नुकसान किसका होगा? आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का, जिसके नतीजे चुनाव में देखने को मिलेंगे। पार्टी को मेरी सूचना के मुताबिक मुश्किल से 10 से 15 सीटें मिलेंगी। कैप्टन साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे और कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो संभावना बनती है वो है उनका एक अलग रीजनल आउटफिट बनाना, जो एक समावेश होगा उनके फॉलोअर्स का, उनसे हमदर्दी रखने वालों का और कांग्रेस नेतृत्व से दुखी लोगों का।
मेरी जानकारी के मुताबिक इस आउटफिट का प्रदर्शन चुनाव में बहुत अच्छा होगा और अगली सरकार बनाने में अहम भूमिका हो गई। सवाल कई उठ खड़े होते हैं कि क्या कैप्टन का यह शुरुआती आउटफिट नेशनल रूप अख्तियार करेगा? कौन कौन से बड़े नेता इसमें जुड़ेंगे? यानी कुल मिलाकर लबोलुबाब ये कि राहुल और प्रियंका ने चाल गलत चली और कहते हैं ना कि गलत घोड़े पर दाव लगा दिया। न या माया मिली न राम। क्योंकि मेरी सूचना के अनुसार आवाज उठने लगी है कि कांग्रेस पार्टी को एक फुल टाइम अध्यक्ष बनाना चाहिए और राहुल की इच्छा जो उन्होंने इस्तीफा देते समय जाहिर की थी उसका सम्मान किया जाए। ज्ञात रहे राहुल ने कांग्रेस पार्टी से कहा था कि वे अब की बार अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर से चुने। तो क्या कैप्टन के चारों तरफ लामबंद होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? क्या कांग्रेस पार्टी टूटेगी? छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं। 2 गुटों में आपसी मतभेद है और लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है। राजस्थान में भी कमोबेश वही हालत है और यही 2 राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती दिख रही थी, पर अगर आप आत्महत्या करने पर तुले हों तो कोई क्या कर सकता है। गोवा में आपके नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली। ऐसे निर्णय क्या एक बारगी ही ले लिए जाते हैं? क्या पार्टी को कोई जानकारी थी तो क्या कोई कोशिश की गई? और अगर नहीं थी तो ये पार्टी के कम्युनिकेशन पर बड़े सवाल खड़े करता है। आए दिन हम सुनते हैं कि फलां ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से अपॉइंटमेंट मांगा, 4 से 5 दिन हफ्ते भर दिल्ली में रुका, नहीं मिला। आप किस चीज में बिजी हो? अगर आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का समय नहीं है तो कुर्सी से चिपके क्यों हो? जिस काम के लिए आप हो वह काम भी आप न कर पाए तो फिर ढूंढो दूसरा काम। लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। आज के तारीख में सोनिया जी इंटरिम प्रेसिडेंट हैं और राहुल कोई भी पद पर न होते हुए भी सर्वे सर्वा हैं। आखिर देश को आजादी भी तो उनके खानदान के लोगों ने ही दिलवाया था। ऐसा मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास कहता है। तो जाहिर है बाप की दुकान है, एंड दैट इज व्हाई ही व्यूज इट एज हिज पर्सनल जागीर, एंड द थॉट इज व्हाटएवर आई थिंक और से इज करेक्ट एंड मस्ट बी डन व्हाटएवर द कॉस्ट, चाहे देश का कुछ भी हो जाए। एंड मे बी इट वॉज दिस फैक्टर ओनली which led him to the Chinese to sign an agreement, an MOU, God knows for what. But we see as a result of money coming to the family foundation. Was it a quid pro quo? Who knows? But don't you think that the country deserves to know? And all isn't the party which championed the RTI, as they say. कई सवाल हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो भारत में विपक्ष कमजोर होती जा रही है, जिससे प्रजातंत्र और लोकतंत्र भी कमजोर होगा। गलती किसकी, नुकसान किसका? शायद कुछ लोगों के क्रियाकलापों से देश के 135 करोड़ लोगों का नुकसान हो सकता है। तो फिर ऐसे में नागरिकों, खासकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारी बनती है? वैसे ही तो ये बात निजी पार्टी की है, पर देश हित को अगर प्रथम रखें तो बदलाव जरूरी है। कांग्रेस पार्टी नीड्स अ न्यू मैनेजमेंट। पिछले दिनों से कुछ बदलाव तो दिख रहा है। वामपंथियों का कांग्रेस पार्टी में प्रवेश, जिस पर मनीष तिवारी ने भी 1973 की कुमार मंगलम की किताब का जिक्र भी किया। इट इज नॉट समथिंग विच इज दैट न्यू। चलिए जानते हैं इस इतिहास को भी। वामपंथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल थी। इसकी स्थापना 1934 में कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ही की गई थी, जिन्होंने गांधी के तर्क विरोधी मिस्टिसिज्म के साथ साथ कांग्रेस के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांप्रदायिक रवैये को खारिज कर दिया था। सेक्युलरिस्ट के रूप में ये वर्ग एकजुटता के माध्यम से सांप्रदायिक विभाजन को पार करने की आशा रखते थे। कुछ जैसे नरेंद्र देव या बसवन सिन्हा ने मार्क्सवाद और सुधारवादी सामाजिक लोकतंत्र दोनों से अलग एक लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की थी। पॉपुलर फ्रंट की अवधि के दौरान कम्युनिस्टों ने भी CSP के भीतर काम किया था। मेरे नाना भी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के साथ इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे। जयप्रकाश नारायण convened a meeting in Patna on 17th of May 1934,
which founded the Bihar Congress Socialist Party. He was a Gandhian socialist. Narayan became the general secretary of the party and Acharya Narendra Dev became the president. The Patna meeting gave a call for a socialist conference which would be held in connection to the Congress annual conference. At this conference held in Bombay in 22-23 October 1934, they formed a new All India party, the Congress Socialist Party. Jayaprakash Narayan became the general secretary of the party and Meenu Masani joint secretary. The conference venue was decorated by Congress flags and a portrait of Karl Marx. मेरे नाना ने बताया था कि आज़ादी के बाद की बैठक में जयप्रकाश जी ने यह प्रस्ताव रखा कि हमारा अपना दल होना चाहिए। मेरे नाना का कहना था कि उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के भीतर ही लेफ्टिज्म की बात करने की शुरुआत की थी, फिर कांग्रेस से अलग क्यों? मेरे नाना स्वर्गीय अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा कांग्रेस पार्टी में रह गए और बाकियों ने अलग सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। Thereafter, time and again, the left has hobnobbed with the Congress party, from supporting it from the outside to being a part within the government also. With the incoming of Rahul Gandhi on the scene, who is eager to establish his own Rajpat rather than seek advice from seasoned congressmen or to learn from them, he has played with the left-oriented students from the Student Federation of India, All India Student Federation, All India Student Association, etc., who see no future in their own respective parties. I recollect my colleagues in the left parties during my time with the NSUI and the Indian Youth Congress. They are nowhere on the political horizon. This made the newer crop of student leaders from these leftist organizations to seek greener pastures in the larger Congress party and found its leader, Rahul and Priyanka, gullible, susceptible, someone who could be easily molded. That brought the presidents of the JNUSU from these left student wings of the Congress party and in the inner circle that I am told Rahul and Priyanka heed to their advice. I still recollect vividly the struggle with which I established the NSUI in Jawaharlal Nehru University in 1983 and held its first public meeting amidst great public outrage. बहुत सारी बातें हैं, कभी और। आज के लिए इतना ही। वीकली टेक्स साप्ताहिकी के 60वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राजनीति की और विश्व के समाचार की, पर हमारी नज़र होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। एक सवाल फिर एक बार आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। हम हमेशा माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करते हैं, आखिर कितना होता है माइनॉरिटी? क्या 1% भी माइनॉरिटी और 26% भी माइनॉरिटी? कितने परसेंट तक कोई माइनॉरिटी कहलाएगा, ये भारत को समझना होगा। क्या 49% वाला भी माइनॉरिटी ही कहलाएगा? तय करना होगा देश को। आप क्या सोचते हैं? साझा करें आपके अपने विचार। आपकी तरफ से मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। इसी हफ्ते जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म रिलीज हो रही है, जरूर देखें। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी ने एक रेव पार्टी को समुद्र के बीच रेड करके पकड़ा है, जिसमें एक मुंबई के बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार का बेटा भी उसमें से अरेस्ट किया गया है। ये सुपरस्टार कौन है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि ये सुपरस्टार वही है जो एक क्रिकेट टीम का मालिक है। उसका बेटा गिरफ्तार हुआ है रेव पार्टी में। रेव पार्टी में शरीक हो गए थे एनसीबी के लोग टिकट कटाकर, और उस क्रूज शिप पे वो सवार हो गए। और जब पार्टी चल पड़ी, लोग जब नशे का सेवन करने लगे, तो उन्होंने फोन पर सूचना करके बाहर मौजूद एनसीबी के दूसरे लोगों को इशारा कर दिया और वे उस जहाज को घेर कर उन्होंने उस पर रेड किया, जिसमें कई सारी गिरफ्तारियां हुई। भारत के समाचार और उनका विश्लेषण और कांग्रेस पार्टी की कहानी और भविष्य पर चर्चा होगी अगले शनिवार को साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में। कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम साप्ताहिकी फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।